इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन के बारे में, केमिस्ट्री में। ठीक है, तो केमिस्ट्री आप जानते हो, हम रसायन विज्ञान की बात कर रहे हैं और रसायन विज्ञान में हम अभी जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका हिंदी में नाम होता है विलयन। ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ों पे हम पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे देखते हैं क्या करना है। आपने नाम सुना होगा मिश्रण। अगर आपसे सवाल पूछा जाए मिश्रण होता क्या है, तो मिश्रण कोई भी ऐसा जिसके अंदर एक से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिला लिया गया हो। ठीक, तो इसके अंदर क्या होता है, एक, दो या फिर तीन या फिर इससे ज़्यादा कंपोनेंट्स को अगर हम मिला दें, एन नंबर ऑफ कंपोनेंट को, तो हम उसको मिश्रण बोलते हैं जनरली। मिश्रण उनकी अपीयरेंस के बेसिस पर या उनके संगठन के बेसिस पर, कैसे वो दिखते हैं या उनका संगठन कैसा है, हम उनको दो भाग में डिवाइड करते हैं। ठीक, वो दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो है समांगी और दूसरा है विषमांगी। ठीक, दोनों को समझ लेते हैं। विषमांगी का मतलब है, जैसे सपोज करें आपके पास जल था और आपने जल में बालू डाली, बालू कुछ देर तक उसमें घुलेगी और उसके बाद आप क्या देखेंगे कि आपका जो भी कंटेनर है उसमें जल तो ऊपर आ गया और बालू बॉटम पे जाकर बैठ गई। ठीक, तो ये आपको इसका संगठन अलग अलग दिखाई दे रहा है। इसका संगठन है वो आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है, यानी कि ये क्या है, विषम है, संगठन इसका विषम है। इसकी वजह से इन विलियंस को बोलते हैं हम, या इन मिश्रण को बोलते हैं हम विषमांगी मिश्रण। ठीक, इसी तरीके से अगर बात करें हम समांगी की, तो समांगी के केस में क्या होता है कि जैसे आपने जल लिया और उसमें चीनी को मिला दिया, या लेस से आपने इसके अंदर नमक मिला दिया। अगर आप इन दोनों चीज़ों को मिलाते हैं, दोनों में से एक चीज़ को मिलाते हैं, चीनी या फिर नमक को, तो आप पाएंगे कि आपके पास जो एक मिश्रण बन के आता है उसमें आप जल को और चीनी को अलग अलग दिखाई नहीं दे रहे, यानी कि ये आपको एक समान दिखाई दे रहा है, एक समान दिखाई दे रहा है। इसे बोलते हैं समांगी। समांगी के लिए, समांगी जो मिश्रण होते हैं इनके लिए एक शब्द और यूज होता है जिसको बोलते हैं हम विलयन। ठीक, तो इस चैप्टर का या इस पार्ट का नाम जो है वो भी क्या है, विलयन ही है, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। देखिए, हम अपनी ज़िंदगी में जिन चीज़ों से भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आसपास आते हैं, उनमें मोस्टली चीज़ें जो होती हैं वो अशुद्ध होती हैं। यानी कि अगर रसायन विज्ञान की भाषा में कहें, तो रसायन विज्ञान की भाषा में सिर्फ वही चीज़ें शुद्ध मानी जाती हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु या फिर अणु हो, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, शुद्ध बोलते हैं। जैसे सपोज करो आप जिस जल को पीते हो, जिस पानी को आप पीते हो, उसके बारे में सोचो, क्या ये शुद्ध होता है? हम इसको बोलते तो हैं कि शुद्ध पानी है, लेकिन इसमें जल होगा, साथ में बहुत सारे मिनरल होंगे। ठीक, और उसके अंदर थोड़ी अशुद्धियां भी होती हैं किसी दूसरी चीज की। तो इससे क्या साबित होता है, इससे ये साबित होता है कि हमारी जो जिंदगी है या हमारा जो जीवन है उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को ऐसे देखते हैं जो शुद्ध भी होती हैं, और शुद्ध होने के साथ साथ जो मोस्टली चीज़ें होती हैं वो अशुद्ध ही होती है, और उनको हम बोलते हैं एक तरीके से कि वो क्या है, वो मिश्रण है। ठीक है, जैसे जो दवाएं आप लेते हैं उन दवाओं के अंदर मोस्टली क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आपस में मिली रहती हैं। इसी की हम बात करने वाले हैं। आप जानते हैं पीतल के बारे में, पीतल बना होता है जिंक से और निकल से। ठीक, और इसके अंदर और मिला होता है कॉपर। कॉपर और जिंक का मिक्सचर जो होता है उसको हम बोलते हैं पीतल। इसी के बाद अगर हम बात करें जर्मन सिल्वर की, तो जर्मन सिल्वर में कॉपर होता है
जिंक होता है और साथ में होता है निकल। ठीक, तो जर्मन सिल्वर के अंदर भी क्या होता है, ये चीजें पाई जाती है। मोस्टली ये जो मिक्सचर होता है ये बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, दैट्स व्हाई वो दोनों जर्मन सिल्वर जैसे दिखते हैं। उसके बाद अगर हम कांसे की बात करें तो कांसे के अंदर क्या होता है कि ये जो दे रखा है ये ठीक से ठीक नहीं है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तांबा और अगर टिन मिला दें तो यहाँ पे क्या आ जाता है, इसका मिश्रण तैयार होता है। इसी तरीके से जिस जल को हम पीते हैं अगर उसके अंदर 1.0 ppm ये होता है पार्ट पर मिलियन, अगर 1 मिलियन के अंदर 1.0 पार्ट सिर्फ और सिर्फ किसका हो, फ्लोराइड का हो, तो ये हमारे दांतों को खराब होने से बचाता है। वहीं पर अगर इसकी मात्रा 1.5 ppm से थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाए या इतनी ही हो जाए तो हमारे दांत पीले होने लगते हैं और हमारे दांत धीरे धीरे मोल्ट हो जाते हैं और ख़राब होने लगते हैं। इवन तुम फ्लोराइड के बारे में इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो सोडियम फ्लोराइड होता है उसका यूज़ किया जाता है चूहों को मारने के लिए, यानी कि चूहे मारने की जो दवा आती है उसमें सोडियम फ्लोराइड का मिक्सचर यूज़ किया जाता है। ठीक, अब समझने की ज़रूरत यह है कि जो भी चीज़ें हम अपने जीवन में जो भी विलयन इस्तेमाल करते हैं उन सब की इम्पोर्टेंस या उनका महत्व इस बात पर डिसाइड किया जाता है कि उसके अंदर जो भी चीज़ें ली गई हैं उसकी सांद्रता क्या है। तो अगर सांद्रता उपयुक्त है, जितनी हमको चाहिए है, तब तो वो सोल्यूशन ठीक है। और अगर वो ज़्यादा या कम हो जाए, कम या ज़्यादा हो जाए तो वो हमको फ़ायदा देने की जगह नुकसान देने लगती है। ठीक, इस एग्जाम्पल को तुम कुछ इस तरीके से समझ लो, लेट्स से तुमको कोई दवा लेनी है, ठीक है, अगर उसकी हम बात कर रहे हैं उसकी दवा के अंदर अगर उस दवा को आप ज़्यादा तादाद में ले लो या ज़्यादा मात्रा में ले लो, ज़्यादा मात्रा में ले लो, तो वो आपका फ़ायदा करने के साथ साथ आपको नुकसान पहुंचाएगी। जो आपके इंटरनल ऑर्गन हैं वो उनको बहुत भारी नुकसान पहुंचाएगी। ठीक, मे बी पॉसिबल कि उसकी पॉइजनिंग की वजह से या उसके विषैलेपन की वजह से इंसान की मृत्यु ही हो जाए। तो ये कुछ रीज़न है जो आपको समझना पड़ेंगे। अब हम बात करने वाले हैं बिलियन के प्रकारों के बारे में। ठीक, जनरली आप इस बात को मान के चलें कि जो बिलियन होते हैं ना, बिलियन को हम दो भाग से या दो से ज़्यादा भाग में बांट सकते हैं। ठीक, कैसे कि तुमने कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट मिलाए हैं, तो जिसको इसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है उसे बोलते हैं विलायक, और जिस चीज़ को मिलाया जाता है उन्हें बोलते हैं बिलियन। जैसे अगर तुम शरबत बना रहे हो तो शरबत बनाने में आप किस किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो पहली चीज़ आप यूज़ करते हैं जल, फिर आप यूज़ करते हैं चीनी, थोड़ी मात्रा में नमक, कुछ लोग यूज़ करते हैं जैसे हम बोल सकते हैं नींबू, नींबू का रस। अब इन चार चीज़ों में हमने चार कंपोनेंट का यूज़ किया है। ठीक, चार कंपोनेंट का या चार चीज़ों का यूज़ किया है। इनमें से जो जल है ये सबसे अधिक मात्रा में है, अधिक मात्रा में, तो इसको बोलेंगे हम विलायक। ये हमारा आ जाएगा विलायक, और बाकी जो कम मात्रा में होंगे वो सब के सब कहलाएंगे विलायक। ठीक है, तो मतलब जो घोलने वाला होता है वो विलायक होता है और जो घुलने वाले होते हैं वो विलेय होते हैं। हम इस चैप्टर में बात करने वाले थे मिश्रण के बारे में। हमने बात की कि इसके अंदर कितने अवयव मिलाए जाते हैं जिसके आधार पर हम विलयन के प्रकार बता सकते हैं। अगर कहीं पर दो अवयव हैं, दो मतलब सिर्फ एक विलायक हो, विलायक हो और साथ में उसमें विलेय हो, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कितने अवयव हो गए, दो अवयव हो गए। अब जब इसके अंदर दो अवयव होंगे तो इसका मतलब ये कहलाएगा हमारा द्विआंगी विलयन, ये कहलाएगा हमारा द्विआंगी विलयन। और अगर यहीं पर इस तीन हो जाए तो त्रिआंगी विलयन हो जाएगा, और अगर चार हो जाए तो चतुर्थांगी विलयन हो जाएगा। इसमें जो विलायक होता है सामान्यतः वो सबसे अधिक मात्रा में होता है, और किसी भी विलयन की जो अवस्था है, अवस्था मतलब स्टेट,
स्टेट क्या होगी, जैसे सपोज करें कोई ठोस है, तरल है या फिर गैस है। ये चीज़ भी डिपेंड करती है किसके ऊपर, डायरेक्टली विलायक के ऊपर। जो भी विलायक की अवस्था होगी वही विलयन की अवस्था होगी। ठीक है, तो जिसमें विलयन विद्यमान होता है, विलयन में विलायक के अतिरिक्त उपस्थित एक अन्य या अधिक अवयव जो भी होंगे उन्हें बोलेंगे हम विलय, जो हमने यहाँ पर अभी बात समझ ली है। ठीक, तो इस चैप्टर में हम नॉर्मली जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो होंगे हमारे द्विआंगी विलयंस, यानी कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो अवयव होंगे, एक तो विलायक होगा और दूसरा विलय होगा। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं विलयनों के प्रकार के। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम बात करें गैसियस विलयन की, द्रव विलयन की और ठोस विलयन की, तो ये जो अवस्था है, जो स्टेट है, स्टेट ऑफ विलयन, विलयन या फिर सोल्यूशन इसको लिख देते हैं हम, स्टेट ऑफ सोल्यूशन, ये डिपेंड करती है कि इसके अंदर विलायक की अवस्था क्या है। तो अगर विलायक हमारा गैस है तो हमारा विलयन भी क्या होगा, गैसीय विलयन होगा। अगर द्रव है तो ये भी द्रवीय विलयन होगा, और अगर ठोस है तो ये भी ठोस विलयन होगा। यानी कि अवस्था हमारी डायरेक्टली डिपेंड करती है अवस्था के हमारे विलायक की अवस्था क्या है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं गैसीय विलयन का, तो हम गैस के अंदर अगर गैस को मिला दें तो ये कहलाएगा गैसीय विलयन। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का अगर हम मिक्सचर बना लें तो ये द्विआंगी मिश्रण जो कहलाएगा हमारा, वो क्या होगा, एक तरीके से गैसीय विलयन हो जाएगा। ठीक, और हमारी जो एयर है, यानी कि एयर यानी कि वायु है, उसके अंदर बहुत सारी गैसेस मिली हुई है, तो वो भी क्या है, एक विलयन का ही उदाहरण है। इसी तरीके से द्रव के अंदर बात करते हैं हम कि अगर हमने द्रव मिला रखा हो किसके अंदर, गैस के अंदर, तो आपने देखा है जैसे सपोज करें कि कुछ परफ्यूम्स वगैरह होते हैं गैस वाले, ऐसे ही, तो जैसे ये ध्रुव है हमारे पास क्लोरोफॉर्म, और ये है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस के अंदर अगर हम कुछ वॉलेटाइल जो होते हैं, यानी कि खुद ही एक तरीके से गैस में बदलने वाले द्रव होते हैं, जैसे पेट्रोल वगैरह होता है, पेट्रोल और नाइट्रोजन का मिक्सचर भी क्या होगा, वो भी गैसीय विलयन की कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म लिए है इन्होंने, क्लोरोफॉर्म का एग्जाम्पल होता है ये फॉर्मूला, और इसको मिला दिया है नाइट्रोजन के साथ, तो ये विलयन जो है ये हो गई हमारी गैस, और ये जो होता है ये होता है द्रव, जो बहुत कम टेम्परेचर पर ही गैस में बदल जाता है। ठीक, तो ये भी क्या है हमारा, यही एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं ठोस की, ठोस गैस में मिलाओ। तो आप जानते हैं कपूर को, कपूर को हम जैसे ही गर्म करते हैं तो कपूर क्या है, एक कैम्फर, एक सबलाइम है। सबलाइम जानते हैं आप, जो खुद ब खुद क्या हो जाते हैं, जैसे ही आप इनको गैसीय ठोस अवस्था में गर्म करेंगे तो ये एकदम से गर्म करने पर गैस की अवस्था में चले जाते हैं। यानी कि जो तरल वाली अवस्था होती है, जिसको हम बोल रहे हैं द्रव, ये उस अवस्था के अंदर आते ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ठोस से गैस में चले जाते हैं। तो ये जैसे इनको गर्म करते हैं गैस के अंदर मिक्स हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा एयर में नाइट्रोजन पाई जाती है, इसकी वजह से ये विलयन जो बना है ये ठोस का नाइट्रोजन में विलयन, गैस में विलयन है। ऐसी द्रव की बात करें तो जब गैस की बात करते हैं तो आप लोग जानते हैं कि गैस जो होती है, ऑक्सीजन जो है जल में अगर घोल दी जाए तो ये जो हो जाएगा, एक ऐसा एग्जाम्पल होगा। दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप जल में घोल दें, सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है इसका, कोल्ड ड्रिंक, जो आप ड्रिंक पीते हैं सोडा ड्रिंक, तो ये सोडा ड्रिंक क्या है, इसी चीज़ का एग्जाम्पल है, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि भाई ये क्या होगा, एक तरीके से द्रव होगा जिसके अंदर गैस घुली हुई है। फिर द्रव में द्रव की बात करें तो ये तो क्लियर ही है कि यहाँ पे जल के अंदर अगर हम एथेनॉल को डाल दें, जैसे जल लिया आपने और उसमें डाल दिया एल्कोहल, ठीक, तो ये जो मिक्सचर बन के आया है ये कहलाएगा हमारा जल में जल, यानी जल में तरल, यानी कि ये भी द्रव है और ये भी द्रव है, तो ये दोनों आपस में घुल जाते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये एग्जाम्पल आ जाएगा। ठीक, उसमें हम किसी भी द्रव को ले सकते हैं, जैसे हम बोल दें कि भाई हमारे पास बेंजीन है और उसमें हमने डाल दिए टोलुइन, ये भी वही एग्जाम्पल होगा। या फिर आपने जल लिया और इसमें डाल रखा है आपने सल्फ्यूरिक एसिड, या आपने जल लिया और इसमें आपने डाल रखा है HNO3। ठीक, तो ये भी द्रव है, ये भी द्रव है, ये सारे एग्जाम्पल यहाँ पर
फिट बैठते हैं। अगर तुम ठोस में द्रव मिलाओ, यानी कि जल के घोल दो तुम ग्लूकोज, या फिर एक तरीके से तुम नमक लो और उसको जल में डाल दो, या फिर आप चीनी लो उसको जल में डाल दो, तो दीज आर वेरी कॉमन एग्जाम्पल जिसको हम बोलेंगे कि भाई इसमें ठोस घुला है द्रव में। ठीक, तो अब देखो ये द्रव के अंदर घुला है, तो ये कौन सी कैटेगरी हो गई, द्रव विलयन की। इसी तरीके से अब हम आते हैं नीचे, जिसमें हम बात करते हैं कि अगर ठोस को घोल दिया जाए, गैस को घोल दिया जाए ठोस के अंदर, तब क्या होगा। ठीक, जैसा हाइड्रोजन गैस होती है, ये प्लेटियम के अंदर घुल जाती है बहुत आसानी से। यानी कि आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इसके 200 ग्राम अगर हम ले लें, तो ये इसके अराउंड अराउंड कुछ भी नहीं, तो लगभग 4 टाइम, यानी कि हम मान सकते हैं कि 4 टाइम का मतलब हो गया कि लगभग 800 ग्राम को अपने आप में घोल लेगी। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। प्लेटियम की जगह सम टाइम निकल की बात होती है, तो इसमें भी यही केस होता है, बस इसमें कम घुलती है, इसमें कुछ ज़्यादा ही घुल जाती है। अब बात करते हैं द्रव की और ठोस की। तो द्रव को अगर हम घोल दें ठोस के अंदर, तो जैसे सपोज करें, आपने जानते होंगे मरकरी के बारे में, ये मरकरी का फॉर्मूला होता है, ठीक, Hg, जिसको आप पारा भी बोलते हो हिंदी में, तो ये पारा हो गया हमारा, जिसको हम मरकरी भी बोल रहे हैं। ठीक, कैसा होता है ये, ऑफ कोर्स ये होता है द्रव। अगर मैं इसको मिलाता हूँ सोडियम के साथ, सोडियम, सोडियम क्या होता है, ठोस। ठीक, तो ये आपस में मिलके बनाते हैं अमलगम, अमलगम। तो ये जो अमलगम बना है ये भी होता है ठोस। अब जैसा हमने पढ़ रखा था अभी कि भाई ये ठोस है तो ये भी ठोस है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये होगा विलायक। ठीक, और ये क्या है, ये है विलेय। तो ये भी क्या है, विलेय। तो ये हो गया हमारा, पारा हो गया विलेय और सोडियम हो गया विलायक। इन दिस कंडीशन ये क्या है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब ठोस में ठोस के तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठोस में जैसे तांबा हो गया, सोने में विलायक, तांबे का सोने में विलेय। तो जैसे सपोज करें हमने कॉपर लिया, देखते हैं Cu, और इसको गोल्ड में मिला देते हैं, जिससे तुमने देखा होगा ना कि वो बोलते हैं कि 24 कैरेट जो होता है वो प्योर होता है। ऐसे ही आपको मार्केट में कितना मिलेगा, 22 मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। तो ये क्या होती है, इसके कैरेट होते हैं। और बनते कैसे हैं ये कैरेट, ये कैरेट बनते हैं बाय मिक्सिंग तांबा, मतलब कॉपर को अगर तुम इसके अंदर मिला दो तो आपके पास ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं विलयन की को परिभाषित कीजिए, कितने प्रकार के विभिन्न विलयन संभव हैं, प्रत्येक प्रकार के विलयन के संबंध में एक उदाहरण देकर संक्षेप में लिखिए। तो जो हमने अभी टेबल डिस्कस की है उसी के बारे में यहाँ पर बात है। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, हमने अभी डिस्कस कर लिया है, तो इसमें आगे कोई डिस्कस करने का है नहीं। अगला है, एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलय कोई गैस हो। ठीक है, याद आया आपको, H2 गैस किसमें थी, प्लेडियम में। प्लेडियम का ये क्या होता है, सिंबल होता है Pd। ठीक, तो अगर H2 गैस को हम प्लेडियम, यानी कि ये क्या है, ठोस, और ये क्या थी, गैस। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब बात करते हैं विलयन की सांद्रता की। किसी भी विलयन को, लेट्स से अगर मैंने तुमसे बोला कि बच्चा पार्टी, ये मेरे पास एक कंटेनर है और ये है मेरे पास दूसरा कंटेनर। ओके, इस कंटेनर में दोनों के अंदर 100 ग्राम और 100 ग्राम जल भरा है। ठीक है, मैंने इसमें डाला 20 ग्राम चीनी को और मैंने इसमें डाला 40 ग्राम चीनी को। अगर मैं पूछता हूं सांद्रता, इसको मैं A मान रहा हूं, इसको मैं B मान रहा हूं, कौन से वाले विलयन की सांद्रता सबसे ज्यादा होगी।
तो क्वेश्चन अराइज कि भाई दोनों का विलायक तो सेम ही है, एकदम इक्वल है, बट जो विलेय है उसकी मात्रा डिफरेंट है। अब सांद्रता का मतलब आप समझ सकते हैं गाढ़ापन एक तरीके से, ठीक। अगर हम इजी शब्दों में बात करें तो एक ही कंपेयर में, जैसे ए में कम घुली शुगर जो है 20 ग्राम घुली है और बी में 40 ग्राम घुली है, तो यहाँ पर गाढ़ापन भी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से सांद्रता भी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है, इस सांद्रता को दिखाना है हमको विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। अब जब हमको इसको दिखाना है तो हम उसके लिए कुछ फॉर्मूले बनाएंगे। तो पहला एक जनरल सा फॉर्मूला बना लेते हैं हम, जिसको बोलते हैं, मैं इंग्लिश में ही लिख रहा हूँ, मास बाई मास परसेंट, ठीक। इसको बोलते हैं भार बाई भार प्रतिशत हिंदी में। बट नॉर्मली देखो, आपको थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं तो यही भार, भार बाई भार प्रतिशत, ठीक है। अब इसमें क्या करना होता है, इसके अंदर हम एक फॉर्मूला बनाएंगे, m बाई एम परसेंट इक्वल टू, ऊपर लिखेंगे मास ऑफ जो हमारा विलेय है, यानी कि उसको विलेय को बोलते हैं हम एक तरीके से मास ऑफ विलेय, या भार, विलेय का भार, जिसको हम बोल सकते हैं विलेय का भार, ठीक। जनरली जो विलेय होता है उसको बोला जाता है सॉल्यूट, और जो विलायक होता है इंग्लिश में उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक। विलयन के बारे में हम बात कर चुके हैं, विलयन को बोलते हैं सॉल्यूशन। ऑलराइट, अब इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, विलयन की भार से, टोटल विलयन का भार इनटू परसेंटेज की बात हुई तो 100%, ठीक है, 100% हो जाएगा। अब यहां पर जो सोचने की बात है वो ये है कि हम निकाल रहे हैं विलयन ए के लिए, ठीक है। तो इसका मास बाई मास निकालना होगा, तो हमको पता है कि भाई विलेय का मास कितना है, तो विलेय का मास है भाई 20, तो ऊपर हमने लिख दिया, ओके। बिलियन का मास कितना है, तो बिलियन का मास क्या होगा, इक्वल टू होगा, जो बिलियन होता है हमारा, जो हमारा बिलियन होता है वो इक्वल टू होता है किसके, विलायक के और साथ में विलेय के। तो अगर हम बात करें तो ऊपर विलायक का है कितना 100 प्लस विलियन का था 20 इंटू 100%, ठीक है। अब अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो वी कम टू नो कि भाई यहाँ पे 20 आ जाएगा, इंटू 100 आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा 120%, ठीक है। अगर इसको 20 से काटते हैं तो ये जाता है हमारा कितने टाइम, 6 टाइम। 6 से अगर हम काटते हैं ऊपर वाले 100 को, तो 100 हमारा जाएगा 1 टाइम, एंड देन 4 बचा, ये 40 हो गया, तो ये 6 टाइम, फिर पॉइंट, फिर 4 बचेगा, तो 6 यानी कि टोटल आ गया 16.66%, ठीक है। अब निकालते हैं हम दूसरा बिलियन बी के लिए, बहुत अच्छे। फॉर्मूला क्या बनाएंगे, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, भार प्रतिशत, तो मास बाई मास, ऊपर रखते हैं हम कितना 40 और नीचे रखेंगे हम 100 प्लस 40 इंटू 100%। नाउ वी नो दैट इज 40, ये हो गया 100 और नीचे आ गया 140। 20 से इसको काटोगे 2 टाइम जाएगा, इसको काटोगे 20 से तो ये 6 टाइम जाएगा, फिर आप इसको काटोगे तो ये जाएगा आपका फिर से
लेट्स से 3 टाइम, और 3 से इसको काटने वाले हैं आप, तो ये हो जाएगा आपका 3 से काटने पर एक तो 3 टाइम, देन ये फिर से 10 हो गया तो फिर 3 टाइम हो गया, और देन फिर से ये 10 ही हो जाएगा तो 3 3, यानी कि आपका टोटल आंसर आएगा। अब आप देखें, अगर हम ए के लिए बात करते हैं तो ए के अंदर आया था 16.66%। बी की सांद्रता अगर हम देखें तो ये आई थी 33.33%। अब आपने इसमें जो मात्रा डाली थी वो मात्रा आपने इसने खोलने पर ये 40 थी, 40 थी। तो ये जो सांद्रता है ये भी क्या है, इसकी दोगुनी है, डबल है, यानी कि 2x है एक तरीके से। एंड द रीजन ऑफ इट इज कि अगर हम जितनी ज़्यादा मात्रा डालते हैं और उसमें विलायक को हम सिर्फ एक तरीके से सेम मानकर चलें दोनों साइडों में, तो उसकी सांद्रता उसी हिसाब से बढ़ती जाती है। तो ये एक तरीका है सांद्रता को निकालने का, जिसमें हम इन फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। अब आपके लिए ज़रूरी क्या है कि आप ये समझें कि ये जो फॉर्मूले यहाँ यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, उन फॉर्मूलों को बेस मानकर आप इससे आधारित जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं, यानी कि जो भी चीज़ें हैं, उसको समझें और उन क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करें। ये पहला क्वेश्चन है, ये पहला फॉर्मूला है जिसके आधार पर हमने ये क्वेश्चन अभी सॉल्व किए। ठीक है, इस फॉर्मूले के आधार पर आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो भी इन फ्यूचर आपके पास आएंगे। अब क्या इसके अलावा कोई दूसरा मेथड भी होता है? तो ऑफ कोर्स इसके अलावा दूसरा मेथड भी होता है। वो कौन सा मेथड है? वो है चलो पहले इससे पहले हम कुछ और पढ़ लेते हैं। चलो पहले यही पढ़ते हैं, भार आयतन प्रतिशत। ठीक, जैसा कि हम जानते हैं भार को नापने के लिए जिस यूनिट का यूज करते हैं वो होती है ग्राम। ऐसे ही आयतन को नापने के लिए जिस यूनिट का यूज करते हैं वो होती है ml, या फिर हम इसको लीटर भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने छोटी यूनिट ली है तो हम यहाँ पे भी ग्राम और ml की बात करने वाले हैं। अब तुमने बेसिकली देखा होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में कि जब भी किन्हीं दो आयामों की जो डायमेंशंस होती हैं, यानी कि जो यूनिट्स होती हैं, इकाइयाँ जिसको बोलते हैं, इकाइयाँ असमान होती हैं, तब वो जुड़ती नहीं है, वे जुड़ती नहीं है। अब जब ऐसी कंडीशन हो तो आप खुद सोचो, जब दो चीज़ें नहीं जुड़ेंगी तो हम कौन सी वाली प्रेफर करेंगे? हम प्रेफर करेंगे ज़्यादा वाली। तो जो भी ज़्यादा होगी हम उसको प्रेफर कर लेंगे। अब ज़्यादा के केस में क्या है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आयतन की, तो आयतन के अंदर हमको सिर्फ और सिर्फ यही देखना है कि आयतन की जो भी यूनिट हो हमको सिर्फ वही रखना है। कैसे? जैसे सपोज करें ये मेरे पास एक मिक्सचर है जिसमें मैं बोलता हूँ कि मैंने यहाँ पर 100 ml जल ले रखा है। अब इस जल के अंदर मैं क्या करता हूँ, 20 ग्राम शुगर यानी कि चीनी को डिजोल्व कर देता हूँ। ठीक, अब ये तो मेरे पास भार है और ये मेरे पास विलायक का, जो तुम्हारा विलायक था, विलायक का आयतन है, क्योंकि इसकी यूनिट क्या है, ml में। अब जो भी आप शुगर इसमें ऐड करेंगे ये वॉल्यूम पे बहुत कम असर डालेगी। किसके आयतन पर असर कम डालेगी? विलायक के। तो इस वजह से जब भी हम यहाँ पर विलयन के आयतन की बात करने वाले हैं, वी कंसिडर इट विलायक का आयतन। ठीक है, चलो यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो हम देखो इसके लिए यूज करते हैं मास, भार के लिए,
और आयतन के लिए यूज करते हैं V यानी कि वॉल्यूम। ठीक, और इसके लिए मास होता है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम परसेंट इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे आ जाएगा भार। किसका भार आएगा, ऑफ कोर्स विलेय का भार आ जाएगा। नीचे आएगा हमारा आयतन। आयतन किसका आएगा, आयतन आएगा हमारा, या तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये विलयन का आयतन है, या फिर यहीं पे हम बोल सकते हैं कि ये विलायक का आयतन है। इस कंडीशन में आपको इस चीज को ध्यान रखना है। रीजन क्या है, क्योंकि दोनों की डायमेंशन डिफरेंट है। जब आप इस तरीके से देखते हो तो आपके पास एक फॉर्मूला बन जाता है। ठीक, यही फॉर्मूला आपको यूज करना है, और ये फॉर्मूला मोस्टली मिलता है तुमको दवाओं पर। इसको दवाओं के ऊपर लिखा जाता है, दवाइयाँ होती हैं उनके ऊपर इसी परसेंटेज में चीज़ों को मिलाया जाता है। अब हम बात कर रहे थे इसकी, तो ये होता है हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ऊपर लिख रहे हैं हम भार, वो है 20, नीचे लिख रहे हैं हम 100, क्योंकि इसका जो आयतन है वो 100 ml है, इंटू यहाँ पे भी लिख रहे हैं हम 100%। अब इस 100 से ये 100 कट जाएगा, तो मास बाय वॉल्यूम जो आता मेरा वो आ जाएगा 20%। इस तरीके से आप इसके आंसर्स को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ऑलराइट, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला अगर हम बात करें तो एक होता है इन्हीं के अंदर जिसको बोला जाता है, हम जनरली एक वर्ड यूज करते हैं, आयतन, आयतन प्रतिशत। ठीक है, या फिर बोला जाएगा इसको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। इसके फॉर्मूले में क्या होगा, जैसे सपोज करें आप एक पैक बना रहे हो, ठीक, आपको बिल्कुल नहीं बनाना है। इसमें पहले से जल भरा है कितना, 100 ml, और आपने इसके अंदर डाल रखा है, लेट्स से हम डालते हैं इसके अंदर एल्कोहल को। ठीक, अब एल्कोहल मैंने इसके अंदर डाला लेट्स से 50 ml। अब इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो दोनों की यूनिट जो है वो सेम है, जो इकाई है वो सेम है। अब इकाई सेम है तो ये तो जुड़ जाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं विलयन के आयतन की, विलयन के आयतन की, तो विलयन का आयतन किसके बराबर होता है, ऑफ कोर्स विलायक और विलेय के आयतन के, विलेय के आयतन के। ठीक, तो क्या हो जाएगा, जैसे सपोज करें कि ये था हमारा 100, ये हो गया 50, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल आ जाएगा 150 ml। ठीक, फॉर्मूला क्या बनेगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू, ऊपर आएगा आयतन किस चीज का, सिर्फ विलेय का, जो हम हमेशा से लेते आ रहे हैं, और नीचे आएगा आयतन। और अब हमको क्लियरली पता है ये किसके आयतन की बात कर रहा है, विलयन के आयतन की बात कर रहा है। इनटू लगाएंगे 100% कर देंगे। ठीक, यहाँ पे आप देखें इस चीज़ को, तो यहाँ पर आप पाएंगे कि ऊपर क्या है 50 था, नीचे क्या हो गया 150 हो गया, और ये आ गया हमारा 100%। ठीक, इस 50 से इसको काटते हैं 3 टाइम जाता है, और 3 से जब इसको काटते हैं तो हमको पता है आंसर हमारा आता है 33.33%। ये है इसका आयतन। तो ये मेथड यूज़ किए जाते हैं बहुत बार और बहुत सारी चीज़ों में, ये पता करने के लिए कि उनके वॉल्यूम में कितना बड़ा चेंज है। ठीक है, तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे पढ़ेंगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और उन कॉन्सेप्ट के साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आप प्रैक्टिस के थ्रू सीख सकते हैं, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करने वाले हैं एक दूसरे तरीके की,
जिसके आधार पर हम बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा, एक जोड़ी। जैसे हमारे पास चप्पल वगैरह होती है ना, एक जोड़ी जूते होते हैं जोड़ी, इसमें कितने पीसीस होते हैं अगर मैं आपसे पूछूं, यानी कितनी चीज़ों की संख्या होती है। तो यहाँ पे नॉर्मली एक जोड़ी के अंदर, एक जोड़ी अगर जुराबों की बात करूँ तो उसके अंदर, सॉक्स के अंदर 2 होंगे। ठीक, अगर एक दर्जन की बात करें कोई, तो हम सब जानते हैं एक दर्जन के अंदर होते हैं 12 पीसीस। ठीक, तो ये 2 पीसीस हो गए, ये 12 पीसीस हो गए। ऐसे अगर कोई बात करते भाई कि 2 दर्जन में कितने होंगे, तो हम जनरली एकदम बोल सकते हैं कि भाई इसमें हो जाएंगे 24 पीसीस। अगर कोई कहते 100 में कितने होते हैं, 100 यानी कि 100 की बात करो तो 100 में होते हैं 100 पीसीस। अगर 1000 की बात करते हैं तो 1000 में हो जाते हैं 1000 पीसीस। ठीक, ऐसे ही अगर आपने एक सुना होगा 1 लाख, तो 1 लाख के अंदर कितने जीरो होते हैं, इसमें होते हैं 5 जीरो, तो इतने पीसीस हो जाएंगे। ऐसे ही मिलियन और बिलियन होता है। ऐसे ही अगर कोई आपसे बोले 1 मोल, इंग्लिश में लिखते हैं कुछ इस तरीके से और हिंदी में लिखते हैं कुछ इस तरीके से, 1 मोल, इसमें होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 पीसेस। ओके, ठीक, तो जैसे मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन के नाम सुने, ऐसे ही क्या है, ये भी जो ये सब जो थे ये क्या थे, संख्याएं हैं, यानी कि किसी चीज को नापने की संख्या है। ऐसे ही जो मोल है वो भी क्या है, एक संख्या है जो किसी भी चीज को नापने में यूज की जाती है। अब ये कितनी बड़ी संख्या है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि अगर आप इस 6 के पीछे 23 जीरो लगाते हो तो आपको पता चलेगा कि ये संख्या कितनी बड़ी है। ठीक, इस बात का अंदाजा आप इस तरीके से लगा सकते हो कि ये आपके ट्रिलियन, बिलियन जो होते हैं, बिलियन ट्रिलियंस जो होते हैं, उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है। ठीक, अब इतनी बड़ी संख्या को हम कैसे पता करें कि भाई इतनी बड़ी संख्या किस तरीके से डिफरेंशिएट की जा सकती है, ठीक, या इसका यूज क्या है। तो केमिस्ट्री के अंदर या रसायन विज्ञान के अंदर हम बात करते हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स की, जिनको हम नाम दे सकते हैं एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पाई, पाई पॉजिटिव, निगेटिव, प्रोटॉन, जो बहुत सारी चीज़ें, एंटी प्रोटॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी हम बात करते हैं, और इनका जो साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। अब इतनी छोटी मिनट सी चीज़ों के बारे में जो बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है, उन सूक्ष्म चीज़ों के बारे में हम उनकी संख्या को किस तरीके से नापें, तो उसे नापने के लिए जिसके यूज़ किया जाता है उसे मोल कहते हैं। अब मोल होते कैसे हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता करना हो मोल, तो आप उसमें से किसी भी चीज़ का जो भार है उसको ऊपर रखो, और उस चीज़ का जो अणुभार है, या फिर इसकी जगह पर हम मान सकते हैं कि वो अगर वो परमाणु की मात्रा में है तो जो परमाणु भार है उसको रख दो। उसके जो रियल भार को अगर हम इस भार से डिवाइड करते हैं तो हमको मिलते हैं यहाँ पर मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। और हम जानते हैं कि जितने भी मोल आए, लेट्स से अगर 1 मोल आए, तो उसमें 1 मोल के अंदर जो नंबर ऑफ जो उसके एटम होंगे या मॉलिक्यूल होंगे, एटम जिसको हम बोलते हैं परमाणु, और अणु जो होंगे वो इतने होंगे अगर 1 मोल है तो। जैसे अगर कोई बोले कि मेरे पास 1 दर्जन केले हैं, तो मैं बोलूंगा कहाँ, उसके पास 12 पीसेस होंगे। अगर कोई बोलता है कि नहीं जी मेरे पास जो है 1 मोल आयरन है, 1 मोल आयरन है, आयरन मतलब लोहा, और वो फिर मुझसे पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि फिर मेरे पास कितने आयरन के परमाणु होंगे, तो मैं ठीक से बोल दूंगा कि भाई देखो तुम्हारे पास जो है इतने परमाणु हैं किसके, लोहे के। ठीक है, ये तरीका होता है। जैसे मैं तुम्हें एक छोटा सा सवाल देता हूँ,
उसे आप करो और आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ आप कितने करीब हो इसके समझने के। मैंने तुमसे बोला कि देखो बच्चों 12 ग्राम ऑफ H2 गैस है हमारे पास, आपको बताना है इसमें मोलों की संख्या। ठीक है, आपको इसमें क्या बताना है, मोलों की संख्या। अब ये जो मिला है ना 12 ग्राम, ये है हमारे पास भार, ये हमारे पास क्या भार कितना है 12 ग्राम। इसको हम यूज करेंगे, शो करेंगे W से, वेट, हम इसको वेट बोलने वाले हैं। अब हमने यहाँ पे एक शब्द यूज किया हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन जो H2 है वो गैस की अवस्था में रहता है क्या ये एक अणु है। अब हम सब जानते हैं इसमें कितने अणु हैं, ऑफ कोर्स इसके अंदर 2 अणु हैं, तो हमको निकालना है इसका अणु भार। 2 अणु है। अब एक हाइड्रोजन के अणु की सबसे लाइटर होता है, तो इसका एक अणु का भार जो होता है वो 1 यूनिट होता है। इससे अगर हम अणु भार निकालें तो 1 इंटू 2 का मतलब हो गया 2 ग्राम, तो यानी कि इसका अणु भार कितना आ गया 2 ग्राम आ गया। अब यहाँ पे हम निकालते हैं मोलों की संख्या। ठीक, ऊपर क्या लिखना है W और नीचे लिखना है M, क्योंकि अणु भार को बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। ठीक, ये हमारा सिर्फ मास था। ठीक, तो ऊपर हमने लिखा 12, नीचे लिखा हमने 2, इसको हम काटेंगे तो हमारे पास आएगा 6, तो ये क्या है मेरे पास 6 मोल है। अब तुम बोलो मुझसे कि सर ये बताओ कि इसके अंदर 6 मोल हैं, तो आप ये बताएं हमको क्लियरली कि इस 12 ग्राम के अंदर हाइड्रोजन के कितने अणु होंगे, परमाणु होंगे या अणु होंगे। तो ये अगर मैं बोलता हूँ कि इसमें जो H2 के अणु होंगे वो बराबर होंगे किसके, 6 नंबर ऑफ मोल्स इनटू, मतलब हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं किस नंबर से, इस नंबर से। इस नंबर को एक नाम भी देते हैं अवोगाड्रो नंबर। तो हमारा एक फॉर्मूला बन गया यहाँ पर कि मोलों की संख्या को अगर हम अवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करा दें तो हमको नंबर ऑफ अणु मिल जाएंगे। तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक, तो 10 की पावर तो 23 यहीं रख दो, इंटू 2 टाइम्स 6 होता है 12, फिर 2 टाइम्स 6 तो 13, 1 पॉइंट और 6 इंटू 6 हो जाएगा 36। यानी कि अगर मैं और इसको तरीके से लिखूं तो ये आना चाहिए मेरा 24। ये होंगे अणुओं की संख्या। इस तरीके से बड़ी आसानी से तुम इस चीज को निकाल सकते हो। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, अगर आप उसे समझेंगे। बस ये बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात ये है कि तुम ये समझो कि हर किसी चीज का जो अणु भार होता है वो अलग होता है, और वो अणु भार से अगर हम उसके दिए गए भार को डिवाइड कर दें या फिर एक तरीके से भाग करा दें तो हमको जो मिलेंगे नंबर ऑफ मोल्स होंगे। और एक मोल्स के अंदर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 यूनिट एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से तुमको चीज़ों को याद रखना है। तो अगर हमको पूछा जाए इसके बारे में, जिससे रिलेटेड मैं कुछ और वीडियो बनाऊंगा, फर्दर डिस्कस करेंगे इन चीज़ों के बारे में, तो इसके ऊपर हम स्टडी करने वाले हैं। ऑलराइट, तो अब हम दूसरे पेज पे चलते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं उसे हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज। तो मैं इंग्लिश में लिखता हूँ यहाँ पे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, जब भी मोल फ्रैक्शन की बात होती है, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज का रेशियो। ठीक, अगर किसी चीज का रेशियो निकालना हो तो उसे मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। सपोज करें मेरे पास एक सोल्यूशन था, ये इसके अंदर मैंने 2 कंपोनेंट मिला रखे हैं, ए और बी। जो ए वाला कंपोनेंट है जिसको मैं बात कर रहा हूँ कि भाई ये ए कंपोनेंट है, इसके 5 मोल है इसमें, और बी वाला जो है मैंने मान लिया चलो इसके 10 मोल है।
ठीक, अब अगर मैं बात करता हूं कि मुझको ए के ए का मोल फ्रैक्शन पता करना है, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर लिखूंगा ए के मोल और नीचे लिखूंगा टोटल मोल, यानी कि ए प्लस बी के मोल। ये हमारे पास बन के आया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है मेरा मोल फ्रैक्शन का। ठीक है, इस फॉर्मूले के थ्रू हम निकाल लेंगे कि हमारे कितने मोल होंगे। अब सपोज करो यहीं पे कहानी आती है कि भाई चलो ए के मोल ही निकालते हैं, ए के मोल फ्रैक्शन को निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ए के मोल है 5, टोटल मोल कितने, 5 + 10, यानी कि कितना हो गया 5 × 15, काट देते हैं इसको, कितना आ गया 3, यानी कि 1/3 मोल फ्रैक्शन आ गया। फिर निकालते हैं बी के मोल। ठीक है, बी के मोल निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन बी का, तो ऊपर रखेंगे हम 10, नीचे लिखेंगे ऑफ कोर्स 10 + 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 × 15, यानी कि ये 2 टाइम और ये गया 3 टाइम, यानी कि आ गया 2/3। ठीक है, जो मोल फ्रैक्शन होता है उसको दिखाया जाता है कुछ ऐसे, जैसे अगर मैं ए के मोल फ्रैक्शन की बात करूं तो ये कुछ ऐसा होगा, नंबर ऑफ मोल्स को दिखाते हैं Na से और Na + Nb, ये पहला फॉर्मूला है। ऐसे बी का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं इसके साथ, तो यहाँ पे आता है Nb के मोल ऊपर होते और फिर नीचे वही टोटल मोल हो जाते हैं। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन गए, दो फॉर्मूले बन गए। एक फॉर्मूला ये है मेरा ए के मोल के लिए, ए के मोल के लिए, और ये एक दूसरा फॉर्मूला है मेरा बी के मोल के लिए। ऑलराइट, अब लेट्स से अगर मैं क्या करूं, इस इक्वेशन वन और इक्वेशन 2 इन दोनों को जोड़ दूं आपस में। ठीक, तो a + b कर देता हूं, यानी कि इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देता हूं, तो xa + xb एक तरफ जुड़ जाएगा और na + nb प्लस NB ऊपर आएगा इस बार, और Na + Nb वो सिमिलर नीचे वाला है। अगर हम देखें तो XA + XB तो अलग अलग नहीं है, फिर ऊपर वाला जो होगा, नीचे वाला हम कॉमन ले लेते हैं वैसे ही जैसे कॉमन था, तो ये तो दोनों में कॉमन हो गया। ऊपर वाला क्या आएगा, Na + Nb, ये दोनों तो सेम हो गए, तो ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, तो हमारे पास निकल के आया XA + XB = 1। यानी कि अगर तुमको किसी एक का मोल फ्रैक्शन पता हो तो आप दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। लेट्स से अगर मैंने माना कि ये मुझको पता है, तो मेरे पास मोल फ्रैक्शन ए का है 1/3, तो अब देखते हैं कि बी का क्या यही आएगा, तो कैसे पता करें, तो फिर XA + XB = 1 है, तो XB को यहाँ पे रख लो और ये हो जाएगा 1 - XA, यहाँ पे आएगा 1 - 1/3, जब एलसीएम लोगे तो यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 3 - 1, यानी कि ये आ गया हमारा 2/3, जो कि एकदम करेक्ट है। तो तुम इस वाले फॉर्मूले का यूज करके करने के बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने दो फॉर्मूले सीख लिए हैं अभी अभी ताजी ताजी। ठीक, तो हमको याद रखना है कि भाई इन ताजी ताजी फार्मूलों का यूज़ भी होता है कुछ। ऑलराइट, तो ये हो गया मेरा एक्से। ठीक, इस तरीके से तुम कुछ फॉर्मूले हैं जिनका खास तौर से अगर ध्यान रखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ही आता है। अगर सपोज करो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की जगह भार दिया होता,
तो ऊपर लिखते तुम W, नीचे लिखते M। ठीक, तो ये जो N है, N दिखाता है यहाँ को नंबर ऑफ मोल्स को, या जिसको तुम बोल दो मोलों की संख्या को। ठीक, तो अगर तुम इसी फॉर्मूले को और रिक्रिएट करना चाहते हो, जैसे हम ए वाले को कर रहे हैं, तो यहाँ पे आते भार इसका, मोलर मास, फिर नीचे आता हमारा भार ए का, फिर ए का मोलर मास, और फिर आता है इसके बाद प्लस भार बी का, और फिर बी का मोलर मास, इस तरीके से। ऑलराइट, इस तरीके से इन क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप, अगर आपको फॉर्मूले के बारे में जानकारी हो। फॉर्मूला जानना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, बिना फॉर्मूले के तो कुछ हो ही नहीं सकता, बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं हो सकता। ये दो चार फॉर्मूले हो गए यहाँ पर, इन फॉर्मूलों को आप अच्छे से अपने दिमाग के अंदर बिठा लो। ठीक है, इन फॉर्मूलों को आप अच्छे से अपने दिमाग के अंदर बिठा लो, ये फॉर्मूले किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन अगर कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो तुम उनको आसानी से टैकल कर पाओ। कुछ प्रॉब्लम में दूंगा, कुछ उनके सोल्यूशन भी दूंगा, तो हम फर्दर इन चीज़ों के बारे में बात करते होंगे। अब दो बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें रह गई हैं जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, उन चीज़ों से पहले हमने मोल अंश की बात की, जिसको हम मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे थे। ठीक, अब जो बारी है हमारी, इसी को बोलते हैं मोल अंश, इसी को बोलते हैं मोल अंश। ठीक है, ओके। नाउ मूविंग टूवर्ड मोलरता। ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मोलरिटी। मोलरिटी है क्या? तो इसमें आपको याद रखना है कि मोलों की संख्या एक लीटर आयतन में घुली होती है, उसे ही क्या बोलते हैं हम? मोलरिटी बोलते हैं एक तरीके से, या मोलरता बोलते हैं। सिंपल सी बात है कि भाई कि 1 लीटर आयतन हो और उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ मोल्स घुले हो, वही क्या कहलाएगी? मोलरिटी या फिर मोलरता कहलाएगी। फॉर्मूला कैसे बनाना है उसको देख लेते हैं। तो मोलरता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विलेय के मोलों की संख्या डिवाइड बाय विलियन का आयतन। विलियन का आयतन। ठीक है, यानी कि जो हमारा फॉर्मूला ये बन के आ गया। विलेय के मोलों की संख्या और उसके आयतन, बिलियन का आयतन। अब इस चीज को कुछ ऐसे समझते हैं, मैं पेन चेंज कर लेता हूं जिससे और भी चीजें क्लियर करने में आसानी रहे। ये जो मोलरिटी है इसको दिखाते हैं हम m से हमेशा। ठीक, तो यहाँ पे हम आगे से यूज करेंगे m। जो विलेय के मोलों की संख्या उसको दिखाते हैं हम NB से। ठीक है, और विलियन का जो वॉल्यूम है उसे दिखाते हैं हम V से।
और ये होता किस चीज में है, ये होता है हमारा लीटर में। ये बना हमारा दूसरा फॉर्मूला। आप समझ पा रहे हैं, ये बन गया हमारा दूसरा फॉर्मूला जिसकी हम बात कर रहे थे अभी तक। ऑलराइट, ये बना। हम जैसा कि जानते हैं जो n होता है एन बी इक्वल टू होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ये क्या है, ये भार है किसका, विलेय का, कि कितना भाई भार बोला गया हो। ये क्या है, ये उसका मोलर यानी कि हम बोल सकते हैं कि अणुभार है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हो गई नंबर ऑफ मोल्स है। तो मोलरिटी को हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, एन बी अपॉन डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1/b, वो भी लीटर में। दूसरा फॉर्मूला ये भी हो सकता है। एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि हम जानते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को लीटर से एमएल में कन्वर्ट करते हैं देन हमको क्या करना पड़ता है, उसी चीज़ को, जो भी चीज़ हम ले रहे हैं यहाँ पे अभी जो भी हम लेने वाले हैं, जैसे हमने ये ली एमएल, अगर इस एमएल को मैं डिवाइड कर दूं 1000 से, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, यूनिट बन जाएगी किसकी, कि यहाँ पे अब मैं वॉल्यूम को एमएल में ले सकता हूँ। इसी चीज़ को अगर मैं उठा के इस फॉर्मूले में रखता हूँ कुछ इस तरीके से, तो v तो आ गया एमएल में, और ये जो 1000 है ये यहाँ पर आ गया। अब इस 1000 को कहाँ पहुँचाना पड़ेगा, ऊपर की ओर। तो मेरे पास जो फॉर्मूला बन के आएगा वो आएगा और सबसे ज़्यादा इस जगह पे जो फॉर्मूला यूज़ होने वाला है वो यही है। इसकी तो आप ऐसे सोच लें कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पर, और हम बहुत सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ जो फॉर्मूले की बात करें तो हमने कितने नंबर ऑफ फॉर्मूले को अभी देखा, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऑलराइट, लेट्स, हमने पहला फॉर्मूला देखा ये, फिर हमने देखा ये 2, फिर हमने देखा ये 3, फिर हमने इसकी बात की थी, फिलहाल ये इंपॉर्टेंट है 4 क्योंकि यूनिट कन्वर्जन है, हमने लीटर से इसको लेके गए एमएल के अंदर। ये देखा हमने 5 एंड देन वी रीच टू 6, और ये हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है। एक ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, और एक इम्पोर्टेंट फार्मूला इसी में हम बना लेते हैं अभी ये सवाल, नंबर ऑफ मोल्स अगर दिए हों बट वॉल्यूम दिया गया हो एमएल में, तो ये भी एक बहुत शानदार फॉर्मूला है जो होगा नंबर 7। You need to understand these formulas because they play a vital role, a very important role to understand the problems जो हम फर्दर अभी बात करने वाले हैं या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, लेट्स से इन दो फॉर्मूलों को तो आप लिख ही लेना खास तौर से, एक ये सवाल 7th और ये 8th। ओके, now we are moving toward the next, that is called मोललता। इंग्लिश में बोलते हैं इसको मोलैलिटी। दिखाते किस चीज से हैं, स्मॉल एम से। होता क्या है कि एक सिंपली अगर बोले नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व, या फिर होता है मिक्स्ड डिजॉल्व इन 1 kg, और याद रखना सॉल्वेंट। ये चीज ने मुझको ही बहुत परेशान किया है। सॉल्वेंट के अंदर अगर 1 kg सॉल्यूशन की बात नहीं चल रही यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर एक तरीके से हम बात कर रहे हैं विलायक की। ठीक है, फॉर्मूला बनाते हैं मोललता का। ठीक, तो ऊपर आएगा विलेय के
मोलों की संख्या। ठीक है, ये जनरली हमारा ऊपर वाली चीज है। अब डिवाइड करते हैं इसको नीचे से, जिसको हम बात करने वाले हैं। यहां पर आ जाएगा हमारा विलायक का भार, और वो भी किस चीज में, ऑफ कोर्स केजी में। ठीक, इस तरीके से हमारा पहला फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। ठीक है, ये हमारा पहला फॉर्मूला बनके तैयार हो जाता है, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। ऑलराइट, नाउ वी आर अगेन मूविंग टूवर्ड कि इसको हम एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाएं। तो मोलरिटी के लिए हम यूज करते हैं, या मोललता के लिए यूज करते हैं नंबर ऑफ मोल्स के लिए, तो सिमिलरली ये आएगा। और ब्लैक के भार के लिए यूज करते हैं कैपिटल डब्ल्यू, और बात चल रही है केजी की। अगर हम यहाँ पर बात करें केजी की डब्ल्यू के लिए, तो अगर मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करूंगा, तो मैं ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको मतलब डिवाइड कर दूंगा इसको 1000 से। ठीक, जैसे मैं 1000 से डिवाइड करता हूँ इसको, तो यहाँ पर आएगा एन बी, नीचे आ जाएगा मेरा डब्ल्यू, वो भी ग्राम में, अपॉन 1000। ये 1000 जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर मेरे पास फॉर्मूला बनेगा एन बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू, वो भी ग्राम। कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, तो हमारे पास दो फॉर्मूले आ चुके हैं अभी तक। तीसरे फॉर्मूले में हम क्या करने वाले हैं कि वही एन बी इक्वल टू होता है डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एन बी। इसको हम रखेंगे यहाँ पे, तो आएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू यहाँ पे आएगा 1000, और नीचे आ जाएगा डब्ल्यू इन ग्राम। ठीक है, अगला फॉर्मूला ये हो गया। एक और यहीं पे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन ये भी हो सकता है कि हम इसको यूं करके लिख दें कि डब्ल्यू एम इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1 अपॉन डब्ल्यू इन के। ठीक है, जब कभी केजी में दिया हो और इसका भार अलग दिया हो और इसका जो एटॉमिक मास है वो तो हम निकाल ही लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम जनरली बात करें, तो हमारे पास पहला फॉर्मूला तो ये रहा, दूसरा फॉर्मूला ये है, तीसरा फॉर्मूला ये है, और फोर्थ वाला फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, अगर आप चीज़ों को ठीक से समझ गए हैं, तो इससे रिलेवेंट जो क्वेश्चंस होंगे अभी हम सॉल्व करने वाले हैं, वो क्वेश्चन भी आप आसानी से समझ जाएंगे। ऑलराइट, तो व्हेन यू गो थ्रू सच क्वेश्चंस, तो आपको समझ में आता है कि हाँ भाई कहाँ तक हम पहुँचे हैं, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से फॉर्मूले कहाँ यूज़ कर सकते हैं। और सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिस के थ्रू आती हैं, और प्रैक्टिस के लिए हमको थोड़ा इंतज़ार करना बनता है। कह रहे हैं इन पदों को परिभाषित कीजिए। मूल अंश क्या होते हैं, मोललता क्या होती है, मोलरता क्या होती है, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, जिसको हम बोल रहे थे यहाँ पर मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब ये द्रव्यमान की बात कर रहा है, तो ये इसकी बात कर रहा है। मोलरता हमने देख ली कि भाई m, और यहाँ पे क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ विलायक या सॉल्वेंट, और यहाँ पर इसके अंदर वॉल्यूम इन लीटर, ये कैपिटल एम है, याद रखना है। ये होता है मोललता, स्मॉल एम। यहाँ पर भी सेम होता है, बस नीचे जब जाएंगे तो यहाँ पर हम मास लेते हैं, तो ये आता है हमारा केजी में। और इसके बारे में तो आप जानते होंगे, अगर हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं ए का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, और नीचे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो इनकी परिभाषा लिखनी थी। परिभाषा आप यहाँ पे रेशियो बोलते हैं, यहाँ पे होता है कि नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम, और यहाँ पे होता है मास बाय मास परसेंटेज। ओके ओके, ये क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन को समझने के लिए तुम्हें कुछ चीज़ों को और भी ध्यान से समझना पड़ेगा। कह रहे हैं देखो, प्रयोगशाला है, कार्य के प्रयोग में लाया जाने वाला सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल द्रव्यमान की दृष्टि से नाइट्रिक अम्ल का इतना परसेंट जलीय विलयन है। ठीक है, यदि इस विलयन का घनत्व इतना हो तो अम्ल के इस नमूने की मोलरता क्या होगी। तो इसकी मोलरता बतानी है हमको। ठीक है, तो अब तुम चीजें समझो। देखो, अगर बात करें जलीय विलयन कितना 68%, अगर हम बात कर रहे हैं कि 68% है किस तरीके से, द्रव्यमान का। ठीक है, यानी कि एक तरीके से बोला है इन्होंने, मास बाई मास परसेंटेज जो दे रखी है वो 68% दे रखी है। तो इसके अंदर जो टोटल मास होगा, अगर हम बात करते हैं टोटल मास होगा, वो होगा हमारा 100 ग्राम। ठीक, 100 ग्राम। और यहाँ पे दे रखी है इसकी डेंसिटी डी, 1 पॉइंट घनत्व जिसको बोलते हैं 504 ग्राम पर एम। तो अगर ये मास हम टोटल मान लें तो ग्राम पर एम है, और ये हमारे पास है सिर्फ ग्राम में। अब जो घनत्व होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये समझने वाली बात है अभी। तो इसका फॉर्मूला होता है, ऊपर आता है भार और नीचे आता है आयतन। ठीक है, अब अगर मैं भार को ले जाऊं यहाँ पर इनटू इक्वल टू, नहीं इसको हम पहले आयतन निकालते हैं। तो आयतन को अगर मैं यहाँ पे ले आऊँ आयतन, और यहाँ पे लेकर आता हूँ मैं भार, और भार को डिवाइड कर देता हूँ किससे, घनत्व से। जैसे ही आप घनत्व से डिवाइड करेंगे what you will find out that is really interesting। ठीक, तो जैसे सपोज करें आपने ऊपर वाली वैल्यू रख रखी है, ये रख रखा है आपने 100। ठीक, अब तुमने ये वैल्यू 100 रख तो दी। अब इसके बाद क्या करना है तुमको, इस 100 को डिवाइड करना है तुमको 1.504। ठीक, मैं इसको कैलकुलेटर में कर लेता हूँ क्योंकि वैसे तो करने में बहुत टाइम लग जाएगा। 04 डिवाइड बाई 1.504, तो ये आ जाएगा अराउंड हमारा कितना, 66.48। ये हमारे पास आ गया क्या, एम में वॉल्यूम। कि इसका वॉल्यूम जो होगा ना वो टोटल इतना होगा। अब चलो ठीक है, इतना वॉल्यूम हमको मिल गया कि पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम इतना है जिसके अंदर ये रहेगा। अब क्या करना है हमको, हमको निकालनी है, इन्होंने बोला है मोलरता निकालो। तो मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, पहली चीज हमको निकालना होता है नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। ठीक, और उसको डिवाइड करना होता है किससे, कि जो भी हमने अभी एम में वॉल्यूम लिया है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 1000 से, ये सारा फॉर्मूला। अब हमको इसकी जगह पे वही फॉर्मूला रखना पड़ेगा, कौन सा वाला, कि कितना वेट दिया है और इसका मोलर मास कितना है इनटू 1000, ये आ जाता है। और इसका जो एम में वॉल्यूम रहेगा वो ये रहेगा। गॉट इट, लेट्स मूव नाउ। जैसा हम जानते हैं कि इसका जो भार होगा वो यही होगा 68, ये है 68। ठीक, और ये जो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है, किसकी बात कर रहे थे, यहाँ पर ये बात कर रहे थे नाइट्रिक एमिल की। नाइट्रिक एमिल का अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 63 ग्राम पर मोल। ये होता है मॉलिक्यूलर मास इनटू, ये आ जाता है 1000, और यहाँ पर आ जाता है 66.48। ठीक, अब इस सारे के सारे नंबर को हम एक बार मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो 68 को हम डिवाइड कर रहे हैं पहले 63 से, और फिर इसी नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं 66.48 से। डिवाइड करने के बाद हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी नंबर आया है उसको 1000 से। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर जो मोलरिटी आई है वो आई है 16.23 मोलर। ये रहेगी इसकी मोलरिटी। ठीक, तो इस तरीके से तुम बहुत सारी चीज़ों को निकाल सकते हो अगर तुम्हारे पास ठीक से कैलकुलेशन दी हो और तुम थोड़ा पेशेंस रखो तो। ये देखो, ये सारा जो फॉर्मूला था ये डायरेक्टली यहाँ पर यूज हो गया। इस फॉर्मूले को हमने डायरेक्टली यहाँ पर यूज कर लिया है।
जैसा हमने डिस्कस किया था पहले, उसी के मुताबिक ये फॉर्मूला यूज़ हुआ है। ये डेंसिटी का एक अगला फॉर्मूला हमको यहाँ पे मिला है। पहले तो आप इसको जानते होंगे, लेकिन अगर नहीं जानते हैं फिर भी आपको इतना तो याद रखना ही है कि ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसी चीज़ों को साइड में लिखते चला करो, या फिर जब तुम इसको रिवीजन करने बैठो ना, तो ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल से एक बार कर लिया तो फिर उसके बाद उसकी तरफ देखना ही नहीं है। नहीं, आप देख सकते हो, बहुत आसान है देखना। घनत्व को बोलते हैं डेंसिटी, इसको बोलते हैं, वैसे नॉर्मली m बनाते हैं लोग मास के लिए, लेकिन तुम w बना सकते हो और यहाँ पे b बना सकते हो। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रखा है कि ग्लूकोज का एक जलीय विलयन है जो 10% वेट बाय वेट है। विलयन की मोललता तथा विलयन में प्रत्येक घटक का मोल अंश क्या है? यदि विलयन का घनत्व इतना हो तो विलयन की मोलरता क्या होगी, ये भी बता दो। देखिए, उसने क्लियरली बोला है 10% वेट बाय वेट। ठीक है, यानी कि अगर टोटल 100 हुआ तो इसके अंदर 90 जो होगा, 90 ग्राम, अगर टोटल 100 ग्राम है तो 90 ग्राम जो है वो है विलायक, जिसको आप सॉल्वेंट बोल रहे हो, और जो 10 ग्राम है वो है विलेय। ऑलराइट, तो अब यहाँ से हमको एक चीज़ तो मिल गई कि भाई ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर 10 ग्राम ग्लूकोज है, वो 90 ग्राम वाटर में मिला हुआ है, यानी कि मुझको ये चीज़ मिल रही है मोलैलिटी। तो मैं यहाँ पे क्यों ना मोलैलिटी को सॉल्व भी कर लूँ। तो मोलैलिटी के लिए फॉर्मूला यूज़ करूँगा, ग्लूकोज के बारे में है ये W, और ये इसका मोलर मास आ जाएगा। ठीक है, इनटू यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे होगा वही 1000, और नीचे आता है W, वो भी ग्राम में। ठीक, सारी वैल्यू हमको यहीं पे रखनी है। M, ये W कितना दे रखा है, ऑफ कोर्स हमने अभी तो कैलकुलेट किया था, ये दे रखा है मुझको 10। बहुत अच्छे। M कितना दे रखा है, अच्छा तो M की बात करो तो M होता है ग्लूकोज के लिए 180। ठीक, तो यहाँ पे ये जो दे रखा है ये 1000 ऐसे ही रख देंगे हम, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। ये कितना है, ये है 90। ठीक है, ओके, 10 10 10 10। अब बचा कितना, ऊपर बचा है ये और नीचे बचा है ये। ठीक, इन सारी वैल्यू को एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। चलो करके देखते हैं। जब आप इनको करेंगे, यानी कि 100 को डिवाइड करेंगे एक बार 18 से और एक बार 9 से, तो आपका आंसर आता है सिंपल 0.61 मोलर। ठीक, इस तरीके से। अब सवाल उठता है, उन्होंने उसके बाद बात की है, बोले भाई ये भी बताएं इसके घटक का मोल अंश बताएं, क्या होगा प्रत्येक घटक का। यानी कि तो आपको मोल अंश बताना है वाटर का, और साथ में मोल अंश बताना है ग्लूकोज का, दोनों का बताना है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं हम सबसे पहले लेट्स से वाटर के। तो वाटर का कितना है, 90 ग्राम घुले हुए हैं, 90 ग्राम है ये से वाले 90, क्योंकि विलायक क्या है यहाँ पर, जल है ऑफकोर्स। तो इसके अंदर घुले हैं 90 और एक का होता है 18, तो ये हो गया 5 टाइम्स, यानी कि हमारे पास डायरेक्टली 5 आ गया। आओ ग्लूकोज की बात कर लेते हैं। तो ग्लूकोज के केस में क्या है, ग्लूकोज का अगर आप निकालोगे तो ये 10 है जो हमारे को हमको यहाँ पे दे रखा है, और उसके बाद उसमें होते हैं 18। तो अगर तुम 10 से 18 को डिवाइड करते हो तो आपकी वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पे, ओके, 10 डिवाइडेड बाई 18, 0.55। अब अगर हम यहाँ पे निकालते हैं, लेट्स से सबसे पहले हम वाटर का निकालते हैं, तो ऊपर लिखेंगे वाटर के मोल, नीचे लिखेंगे हम टोटल मोल। ठीक, तो वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे ऊपर हमने लिखे लेस से 5, नीचे लिखा हमने 5 प्लस 0.55, तो हमारा आंसर आना चाहिए 5, और नीचे आना चाहिए 5.55। इससे अगर मैं इसको काटता हूँ तो मेरा जो आंसर आएगा लगभग आएगा 1/1.1। ठीक है, ये आ गया मेरा आंसर। अब दूसरा हम बात करते हैं ग्लूकोज की।
तो ऊपर नंबर ऑफ मोल्स लिखने हैं ग्लूकोज के, फिर नीचे वही टोटल आ जाए। ठीक है, अगर आप इन वैल्यू को रखते हो तो ऑफकोर्स जो भी आपका आंसर आएगा यहाँ पर वो उसका आंसर होगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे खुद अब। ओके, ना अब बात करते हैं कि भाई इसकी डेंसिटी दे रखी है, तो D इक्वल टू दे रखा है 1.2 ग्राम पर ml के। हम जानते हैं D का फॉर्मूला होता है m/b, तो हमको B निकालना है तो हो जाएगा m/d, और 100 हमको दे रखा है और नीचे हमारे को दे रखा है 1.2। जब 1.2 से हम 100 को डिवाइड करते हैं, 1.2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है हमारा क्लियरली 83.33 ml। अब ये मुझको वॉल्यूम मिल गया। अब मैं निकालने वाला हूँ मोलरिटी। तो मोलरिटी के लिए मैं वही करूँगा कि यहाँ पे रखूँगा इसका मास, फिर लिखूँगा मैं मोलर मास ग्लूकोज का, इनटू ऊपर रखूँगा मैं 1000 और नीचे रख दूंगा मैं वॉल्यूम, वो भी किस में, ml में, जो मुझको अभी मिल चुका है। ठीक, तो अगर मैं W की जगह पे रखता हूँ 10 और यहाँ पे लिखता हूँ 180 इंटू, यहाँ पे लिखना है मुझको फिर 1000 और यहाँ पे लिखना है 83.33। और अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूं, जो कि तुम खुद भी कर सकते हो वैसे तो हम 180 से डिवाइड करते हैं पहले, ठीक, और फिर हम इसी नंबर को डिवाइड कर देते हैं 83.33 से, तो मेरा आंसर आता है 0.66 मोलर। वट यू नोटिस यार, अगर हम इन दोनों वैल्यूज में देखें तो इसके अंदर हमेशा जो मोलरिटी होती है ना, ये मोलरिटी वो इससे ज़्यादा ही होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है नीचे वाली जो वैल्यू है वो कम रहती है। अब जब कम होगी तो ये ऊपर वाली वैल्यू भी क्या आएगी, कम आएगी। ठीक, लेकिन यहाँ पे ये नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ये ऊपर की वैल्यू भी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। इसका रीज़न बिल्कुल कि पॉइंट के बाद की वैल्यू का असर जो पड़ता है उससे डायरेक्टली इंटरेक्शन रखता है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे आपकी आदत बनती जाएगी, फिर आप बहुत सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व करते रहेंगे। ये क्वेश्चन आप खुद लगा के देखेंगे, बाकी मैं इसको करवाऊंगा बाद में जब हम प्रैक्टिस पे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है वही 25% है कोई 300 ग्राम, एक 40% है 400 ग्राम, आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। तो दोनों का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा अगर हम दोनों को मिलाते हैं, तो पहले इसका निकाल लेना है, फिर इसका निकाल लेना है 40% के हिसाब से, और फिर दोनों को मिक्स करके दोबारा से आंसर बन जाता है। इसमें दिया है कि भाई इतने ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल है आपके पास ये, तथा इतने ग्राम जल को मिलाने के बाद प्रतिहिम मिश्रण बनाया गया। ठीक है, विलयन की मोललता बताइए। तो मोललता का फॉर्मूला वही है, आपको लगाना है, इसका मोलर मास निकाल लेना है। ठीक, घनत्व दिए दे रखा है, हो तो विलयन की मोलरता ही बताइए। कि एक बार मोललता निकाल लें, और अगर घनत्व बन जाए तो घनत्व के बाद तो आप जानते हैं कि इस पूरे को और इसको पूरे को मिलाने के बाद जो भी आएगा उसके बेस पर इसकी मोलरता निकाली जा सकती है। घनत्व की इसमें ऐसी सच कोई जरूरत पड़ने वाली वैसे है नहीं। अगला क्वेश्चन है कि कोई पेयजल नमूना है जिसमें क्लोरोफॉर्म को मिक्स किया गया है, इसका केसर जन्य समझे जाने की सीमा तक है, यानी कि इससे कैंसर हो सकता है। ठीक है, बहुत अधिक संदूषित है, इसमें संपूर्ण की क्षमता इतनी है, यानी कि बहुत ज़्यादा कि इसके अंदर जो प्रदूषण की क्षमता है वो 15 ppm द्रव्यमान में है। तो कह रहे हैं द्रव्यमान में प्रतिशत में व्यक्त कीजिए, इसको प्रतिशत में व्यक्त करो, और साथ में बोल रहे हैं कि क्लोरोफॉर्म जो है ना इसकी मोलरता में निकालो। तो देखो प्रतिशत ppm का मतलब क्या होता है, ppm का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी कि जो कुछ भी होगा उसके टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। और मिलियन की बात चली तो 10⁶, क्योंकि 1 मिलियन के अंदर क्या होते हैं 10 लाख होते हैं, तो 10⁶, और यही होता है तुम्हारा ppm। अब इन्होंने ऑलरेडी टोटल ppm दे रखा है, ठीक, और यहाँ पे 10⁶ भी दे रखा है इन्होंने, तो तुम क्या समझोगे, इसको 15 मिलियन पहुंचा दो बस डायरेक्ट, उसी तरीके से आंसर निकल आएगा। तो इसमें थोड़ी कैलकुलेशन लंबी है, लेकिन क्वेश्चन में कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती,
किसी झील के जल का घनत्व दे रखा है, इसमें इतने ग्राम कह रहे हैं सोडियम प्रति किलो जल में उपस्थित है, तो Na की आयतन की मोलरता ज्ञात कीजिए। यानी कि तुमको ये तो दे रखा है पर केजी प्रति किलो के हिसाब से, ठीक, तो आप उसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। एक बार फॉर्मूले की वैल्यू को लगा के देखना, नहीं हो तो फिर मैं हूँ। यह है Cu2s, इसका विलेयता गुणनफल है इतना, ठीक। जलीय विलयन में इसकी अधिकतम मोलरता क्या होगी ये बताना है बस, कि इसकी मोलरता क्या होगी। तो विलेयता गुणनफल क्या है, इतना आ गया, ठीक। तो इसके आधार पर इसकी वैल्यू को रखेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। फिर ये अगला क्वेश्चन है, क्योंकि एस्प्रीन है उसके इतने ग्राम है, उसको इतने में घोल दिया है इसके अंदर, तो एस्प्रीन का एसीटीनो नाइट्राइल में भार प्रतिशत निकालिए, यानी कि वही m/m% निकाल के दिखा देना इनको, ठीक। कैसे निकालते हैं तुमको पता है। अगला है मॉर्फिन जैसा कोई सब्सटेंस है, ठीक, उपभोक्ता व्यापक छोड़ने से उत्पन्न लक्षणों से दूर करने में किया जाता है। सामान्यतः इसके इतने ग्राम खुराक दी जाती है, उपयुक्त खुराक के लिए इतने मिलियन जलीय ml जलीय मिलियन के कितना द्रव्यमान आवश्यक होगा, ठीक। तो इसको भी करा जा सकता है बड़ी आसानी से, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो इंडेक्स का है, हो ही जाना चाहिए। एटलीस्ट तुम एक बार करो, बाकी ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं ही करवाऊंगा अपने हाथ से, तो कोई ऐसी बड़ा इशू है नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हर एक्सरसाइज से उठाए गए हैं। नेक्स्ट टाइम में जब भी इसको लेकर बैठूंगा तो सबसे पहले हम इसी की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है नेक्स्ट क्लास में, वो टॉपिक होगा ये विलेयता। लेकिन इससे पहले हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हमने अभी पीछे देखे थे, तो आपको उसके लिए भी क्या रहना है, तैयार रहना है। ऑलराइट, उन क्वेश्चंस के लिए खास तौर से तैयार रहना है, हम उनके बारे में ज़रूर डिस्कस करने वाले हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। हम आगे फर्दर बात करने वाले हैं इन चीज़ों के बारे में, और जो भी चीज़ें होंगी उसके रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप भी इस बात का ध्यान रखना। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।